आईएएस की टेस्ट सीरीज का चौथा पेपर है और पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज है ये। पहला क्वेश्चन क्या है हम वो देखेंगे। तड़ित झंझा के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, उनके ऊपर आपको बताना है। पहला कथन है, तड़ित झंझा के दौरान ऊपरी वायु सतह में कपासी वर्षी मेघों में टकराव से तड़ित यानी बिजली उत्पन्न होती है। दूसरा कथन है, तड़ित झंझाओं के दौरान एक कार के भीतर बैठने की बजाय एक वृक्ष के नीचे खड़ा होना अधिक सुरक्षित होता है। तीसरा कथन है, तड़ित और गर्जना के मध्य जो समय अंतराल की गणना कर तूफान से दूरी कितनी है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। इनमें से क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम देखें दूसरा कथन बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है कि कार के भीतर बैठना अधिक सुरक्षित होता है न कि वृक्ष के नीचे खड़ा होना, लेकिन कथन में क्या दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है। इसका मतलब दो कथन हमारा गलत है, तो ये हमारा आंसर में आएगा। तो आंसर में ही अगर हम देखें तीसरा कथन, तड़ित और गर्जना के मध्य जो समय अंतराल होता है उससे तूफान से दूरी मापी जा सकती है, ये कथन सही है। लेकिन इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है। तीन नहीं आएगा तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, और दो आएगा तो एक और दो इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर हम पहला कथन देखें, जो तड़ित झंझा के दौरान ऊपरी वायु में कपासी वर्षी मेघों में टकराव से तड़ित उत्पन्न होती है, ये कथन गलत है, क्योंकि वह मेघ से मेघ या मेघ से धरातल की ओर विद्युत के विसर्जन द्वारा उत्पन्न होती है। जो लाइटिंग होती है, तड़ित होती है, वो बादलों के आपस में घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, न कि जो इसने कथन दिया उसके अनुसार। तो एक भी हमारा गलत है, तो एक और दो इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, धारवाड़ करम की चट्टानों के बारे में है। धारवाड़ करम की चट्टानों के बारे में है और उसके बारे में पूछा है वे कौन सा कथन है जो इसमें सही नहीं है, जो सही नहीं है। पहला कथन है, ये आर्कियन निश और शिस्ट के अनाच्छादन से व्युत्पन्न अवसादों से निर्मित चट्टानों का एक प्रतिनिधित्व करती है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो धारवाड़ करम की चट्टानें हैं ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले से उत्पन्न हुई है और इनका निर्माण प्राचीन आर्कियन निश और शिस्ट शैलों के अनाच्छादन से व्युत्पन्न अवसादों के द्वारा हुआ है। दूसरा कथन है, इसका वितरण प्रायद्वीप भारत तक ही सीमित है। एक्सट्रीम कथन है कि प्रायद्वीप भारत तक ही सीमित है, ये गलत है, क्योंकि जो धारवाड़ करम की चट्टानें हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और प्रायद्वीप के मध्यवर्ती और पूर्वी भाग में भी पाई जाती है और दक्कन में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। सी ऑप्शन है, धारवाड़ करम की अधिकांशतः चट्टानें जीवाश्म रहित होती हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। इसने सभी चट्टानें नहीं कहा बल्कि अधिकांशतः कहा है, जो कि कथन सही है। जो धारवाड़ करम के अधिकांशतः चट्टानें हैं वो जीवाश्म रहित हैं। नेक्स्ट, धारवाड़ करम की चट्टानें धात्विक रूप से समृद्ध होती हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो हमारा इसका आंसर आएगा बी, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कोलंबो घोषणा को अपनाने का 2 दिवसीय आयोजन किया है। जो एक कोलंबो घोषणा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये ऑप्शन है 2030 तक नाइट्रोजन अपशिष्ट को आधा करना, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जो कोलंबो घोषणा है
वो नाइट्रोजन अपशिष्ट को आधा करने की से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कायांतरित चट्टानों से संबंध हो सकती है? पुनः क्रिस्टलीकरण, पत्रण, प्रचुर मात्रा में जीवाश्म की उपस्थिति और बेडिंग। आपको बता देता हूँ, जो कायांतरित चट्टान पुनः क्रिस्टलीकरण हो सकती है, क्योंकि जो कायांतरित चट्टान होती है उनका निर्माण अत्यधिक दबाव, आयतन और तापमान परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान हुआ है। दूसरा, इस प्रकार की चट्टानें पत्थर के रूप में भी पाई जा सकती हैं। लेकिन जो कायांतरित चट्टान होती है इनमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती, बल्कि जीवाश्म की मात्रा अधिक अवसादी चट्टानों में होती है और बेडिंग का गुण भी इनमें पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा 1, 2, 4, जो कि 3 नहीं है। अगर 3 नहीं है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1, 2, 4 इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में 20वीं पशु जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया जो पशु जनगणना है 20वीं। दूसरा कथन है, विगत 5 वर्षों में भारत के पशुधन की संख्या में वृद्धि हुई। तीसरा कथन है, सभी राज्यों और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ तीनों कथन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 20वीं पशु जनगणना हुई है वह पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी की गई। दूसरी, 5 वर्षों में पशुधन में भारत में वृद्धि हुई और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही पशु पाए गए हैं। उसके बाद राजस्थान में मिले हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में मिले हैं। और भारत में जो पशु की जनगणना है वो 1919 से शुरू हुई थी और हर 5 वर्ष बाद आयोजित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत दिए हुए हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ पर है वो आपको दिया हुआ है और ये पूछा है कौन सा सही सम्मिलित है। पहला है एटलस पर्वत, जो कि उत्तरी अमेरिका में दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। उसके बाद जागरोस पर्वत है, जागरोस पर्वत ईरान में पड़ता है, जो कि पश्चिमी एशिया का ही हिस्सा है, बिल्कुल सही कथन है। फिर है अल्ताई पर्वत, अल्ताई पर्वत यूरोप में ना पड़कर मध्य एशिया में पड़ता है और जो कि चीन, मंगोलिया, यूरोप, कजाकिस्तान से होते हुए गोबी मरुस्थल में पड़ता है। डी ऑप्शन हमारा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, ये दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है, बिल्कुल सही कथन है। तो राइट आंसर हमारा 2 और 4 सही है, क्योंकि एटलस में अफ्रीका में पड़ता है और अल्ताई भी मध्य एशिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भूकंप के कारण हो सकते हैं? पहला है बलुई सतह का द्रवीकरण, बिल्कुल राइट आंसर है। अगर कोई बलुई सतह है वो द्रवित हो जाती है तो वो भूकंप का कारण बन सकता है। दूसरा है भौम जल के प्रवाह में परिवर्तन, बिल्कुल सामान्य कथन है, ये भी भूकंप का कारण हो सकता है। तीसरा है भू आबद्ध झीलों में शेष का निर्माण, बिल्कुल सही कथन है, ये तीनों कारण ही भूकंप के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, परवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है प्रवाल विरंजन एक ऐसी घटना है जिसमें सवाल और प्रपोसी प्रवाल के मध्य सहजीवी संबंध समाप्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रवाल की प्रक्रिया है वो सवाल और प्रवाल के बीच में सहजीवी संबंध होता है, लेकिन जब विरंजन हो जाता है तो यह संबंध समाप्त हो जाता है। और सवाल का क्या नाम है? जुंजेथेली, और प्रवाल के अंदर ये स्थापित होता है। दूसरा, एक बार विरंजन होने के पश्चात प्रवाल भित्ति की होने वाली अक्षति की पुनः प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कथन गलत है, क्योंकि प्रवाल विरंजन होने पर उसकी अक्षति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा कथन, भारत द्वारा चेतावनी जारी करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रवाल विरंजन चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई। ये बिल्कुल सही कथन है। 2, 1 और 3 कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन बी 2 कथन गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा फरवरी 2011 से ही प्रवाल विरंजन चेतावनी प्रणाली सेवा प्रदान कर रही है, जो कि समुद्र के स्थायी का तापमान का आकलन भी करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित अवस्थितियों पर विचार करना है। पहला है कथन फ्रांस का कोजेज, दूसरा है मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप, तीसरा है ब्रिटेन का पेनाइन। उपयुक्त में की सामान्य विशेषताएं क्या है? ये विश्व के प्रमुख चूना पत्थर वाले क्षेत्र हैं। अगर आप गहराई से देखें तो पहले कथन ही सही बनता है, क्योंकि जो फ्रांस का कोजेज है, मैक्सिको का युकाटन है और ब्रिटेन का पेनाइन है, तीनों ही चूना समृद्ध क्षेत्र हैं। तो राइट आंसर हमारा ए बन जाता है। कुछ वन्यजीव अभयारण्य दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं, आपको सही मिलान करना है। पहला दे रखा है श्रीलंक मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, इसको तमिलनाडु में दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है। जो श्रीलंक मलेश्वर अभयारण्य तमिलनाडु में नहीं होकर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, भूप्रपटी से संबंधित क्वेश्चन है। महासागरीय भूप्रपटी की तुलना में महाद्वीपीय भूप्रपटी का घनत्व अधिक होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि महासागरीय भूप्रपटी का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण महाद्वीपीय भूप्रपटी महासागरीय प्रपटी के ऊपर तैरती है। दूसरा है महाद्वीपीय भूप्रपटी की तुलना में महासागरीय भूप्रपटी की मोटाई कम होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। जहाँ महासागरीय भूप्रपटी की मोटाई 5 किलोमीटर है, वहीं महाद्वीपीय भूप्रपटी की मोटाई 30 किलोमीटर के आसपास है। तीसरा कथन, पृथ्वी के कुल आयतन का 1% हिस्सा भूप्रपटी में है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 84 हिस्सा तो मेटल में आता है, 15% हिस्सा क्रोड में आता है और 1% हिस्सा भूप्रपटी में आता है। तो हमारे 2 और 3 कथन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा दामोदर, कृष्णा और गोदावरी को मैप के अनुसार सजाना है। अगर आपको थोड़ा मैप के बारे में बेसिक नॉलेज है, यहाँ पर दामोदर है, यहाँ पर कृष्ण महानदी है और यहाँ पर कृष्णा है। आप इसको 1, 3, 2 के रूप में आप इसको सजा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्मोहेलाइन परिसंचरण के संदर्भ में 3 कथन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ें। पहला कथन है यह समुद्र के सतही जल से गहराई में विद्यमान जल के निरंतर प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है। दूसरा, यह उष्णकटिबंधीय अक्षेत्रों के उष्ण सतही जल को ध्रुवों की ओर प्रवाहित करता है। तीसरा कथन, यह सतही महासागरीय धाराओं के
वायु चालित परिसंचरण की तुलना में तीव्र होता है। इसके पहले दूसरे कथन तो सही है, लेकिन तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर बनेगा 1 और 2। नेक्स्ट कथन क्वेश्चन है, 3 विशेषताएं दी हुई है, इनमें से कौन सी नदी के नवीनीकरण से संबंधित है। आपको बता दें, निक पॉइंट, नदी वेदिकाएं और अक्षिप्रिकाएं, ये तीनों ही नदी के नव उनमें से संबंधित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, बम चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसे एक गंभीर चक्रवात के रूप में संदर्भित किया जाता है जो दीर्घ समयावधि में क्रमिक रूप से तीव्र होता है। दूसरा कथन, यह केवल बहिर उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। तीसरा, यह दुर्लभ प्रकार का चक्रवात है, 1 दशक में लगभग एक बार उत्पन्न होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों कथन ही गलत हैं, तीनों कथन ही गलत हैं। क्योंकि दूसरा कथन क्या है, जो बम चक्रवात होता है वो न केवल बहिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होता है बल्कि यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उत्पन्न हो सकता है। तीसरा कथन भी गलत है, क्योंकि यह हर वर्ष लगभग आता है, न कि 1 दशक में। दूसरा तीसरा कथन भी गलत है। अगर हम पहला कथन देखें, इसे गंभीर चक्रवात के रूप में संदर्भित किया जाता है जो दीर्घ समयावधि में क्रमिक रूप से तीव्र होता जाता है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि दाब में 24 घंटे के अंतराल में 24 मिली बार की दर की कमी के साथ यह तूफान त्वरित रूप से गहन होने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका मतलब पहला कथन भी गलत है, तीनों कथन गलत है, तो इनमें से कोई नहीं कथन हमारा सही है। नेक्स्ट है C14 क्लीन एयर सिटीज डिक्लेरेशन, यानी C14 स्वच्छ वायु शहर घोषणा के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं। आप उन पर विचार करें कौन सा कथन सही है। यह शहरों को प्रदूषण में कमी लाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने और वर्ष 2025 तक स्वच्छ वायु नीति को लागू करने हेतु प्रतिबद्ध है। बिल्कुल सामान्य कथन है कि 2025 तक स्वच्छ वायु नीति लागू करनी है। दूसरा कथन है, यह वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन का परिणाम है। ये गलत कथन है, क्योंकि इसका संबंध 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन से नहीं है, बल्कि यह C14 मेयर्स की मीटिंग हुई थी 2020 में, उस टाइम इसको लाया गया था। दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। हमारा राइट आंसर है ओनली 1। नेक्स्ट है, एक भूकंप के दौरान भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय तरंगों के मध्य निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत जहां भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र पर ऊर्जा के निर्मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती है, वहीं धरातलीय तरंगे धरातलीय शैलों के साथ भूगर्भीय तरंगों की अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन, भूगर्भिक तरंगे सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले अंकित होती हैं और धरातलीय तरंगों की तुलना में अधिक विनाशकारी होती हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि धरातलीय तरंगे सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर अंकित होती हैं और धरातलीय तरंगे ही सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। तो राइट आंसर हमारा ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन से मिश्रित शंकु ज्वालामुखी की श्रेणी में शामिल है।
हवाई ज्वालामुखी, माउंट विश्वेस ज्वालामुखी और माउंट फूजी और माउंट स्ट्राम्बोली। मैं आपको बता देता हूँ, हवाई ज्वालामुखी मिश्रित शंकु ज्वालामुखी में शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। तो राइट आंसर बनेगा 2, 3, 4। जहाँ हवाई ज्वालामुखी है इसको शील्ड ज्वालामुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्थापित अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र राज्यों क्षेत्रीय स्तरों पर नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सामान्य कथन है। दूसरा कथन है, इसे हरित ऊर्जा गलियारा योजना के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। ये भी सही कथन है। जो अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र हैं इसको हरित ऊर्जा गलियारा योजना के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इसके दोनों कथन सही हैं। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर ले चैनल को। धन्यवाद।